नमस्कार दोस्तों, यमन से बहुत ही अफसोस, बहुत ही बुरी खबर सामने आई है। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें यमन सरकार के द्वारा अब सजाए मौत की सजा दी गई है। पहले वहां की निचली अदालत ने इस सजा को दिया, फिर उसके बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने, अब वहां के प्रेसिडेंट ने भी निमिषा की मर्सी पिटीशन को ठुकरा दिया है। इस सूरत में जब प्रेसिडेंट के द्वारा विक्टिम को माफी ना दी जाए तो वहां पे विद इन 30 डेज विक्टिम को सजाए मौत दी जाती है। वहां का जो यमन देश का जो सजाए मौत देने का तरीका है वो बहुत ही खौफनाक है। विक्टिम को सबसे पहले तो उल्टा लिटाया जाता है और उसके पीठ पर गोली मारी जाती है उस हिस्से में जिधर दिल होता है। तो भारत का जो तरीका है टू बी हैंग, फांसी के फंदे पे लटका कर, वो तरीका यमन फॉलो नहीं करता। तो यमन का कानून भी बहुत सख्त है। अब निमिषा को सजाए मौत की सजा क्यों मिली, वो यहां तक कैसे पहुंची, बताएंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। निमिषा भारत के केरल राज्य की पलक्कड़ नामक जगह की रहने वाली हैं। बहुत ही मिडिल फैमिली की हैं। उन्होंने अपने परिवार के जीवन यापन के लिए अच्छे से पढ़ाई करी और 2011 में माँ बाप ने निमिषा को एक टोनी थॉमस नामक व्यक्ति के साथ शादी कर दी और 2011 में ही यमन देश से एक सरकारी अस्पताल से निमिषा को नर्स का नौकरी का ऑफर मिला। उनके हस्बैंड टोनी थॉमस पहले छोटा मोटा कार्य करते थे, लेकिन निमिषा को जब ऑफर आया यमन से तो उनके साथ वो और पति पत्नी यमन देश चले गए। वहां पे पहुंचकर निमिषा ने नौकरी ज्वाइन करी और उनके हस्बैंड टोनी थॉमस अपना छोटा मोटा कार्य वहां पे करते रहे। समय बीता, कुछ दिन इलेक्ट्रीशियन, सहायक इलेक्ट्रीशियन, इधर उधर के कार्य करते रहे। लेकिन जैसी एक्सपेक्टेशन थी, पति पत्नी की जैसी उम्मीदें थी कि वहां यमन देश में अच्छा पैसा कमाएंगे, वैसा नहीं हुआ दोस्त। निमिषा को बहुत सारी नौकरी बदलनी पड़ी अलग अलग अस्पतालों में, लेकिन किसी भी जॉब से वह खुश नहीं थी। इस बीच निमिषा और टोनी थॉमस को 2 संतान यानी 2 बच्चे भी हुए। अब 2 बच्चे होने के बाद निमिषा की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए निमिषा और टोनी थॉमस ने भारत देश वापस आने का निर्णय लिया। दोनों में बातचीत हुई। 2014 में निमिषा के हस्बैंड यानी टोनी थॉमस अपने बच्चों के साथ भारत लौट आए, यह कहते हुए कि बहुत ही जल्द तुम भी भारत लौट आना और हम दोनों मिलकर वहीं अपने केरल में कुछ धंधा, कुछ काम कर लेंगे अपने जीवन यापन के लिए। लेकिन दोस्त, निमिषा वहां पर एज ए नर्स काम करती रही। जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। उसके साथ उसी हॉस्पिटल में काम करने वाले एक कलीग के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, जिसका नाम हन्नान था। हन्नान और निमिषा दोनों मिल करके एक क्लिनिक खोलने का प्लान बनाते हैं। हन्नान तैयार हो जाता है। हन्नान कहता है कि ठीक है, आधा पैसा तुम लगाओ, आधा पैसा मैं लगाता हूं। निमिषा भी राजी हो जाती है, लेकिन क्लिनिक दोनों लोगों के नाम पे होगा और दोनों लोगों को एज ए पार्टनर काम करना होगा। लेकिन दोस्त, हन्नान के लिए तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि हन्नान यमन का ही नागरिक था। इशू जो आ रहा था वो निमिषा के लिए था, क्योंकि यमन का एक कानून था जो निमिषा के आड़े आ रहा था। कानून ये था कि यमन में कोई भी दुकान हो, कोई भी शॉप हो, कोई भी मॉल हो, कोई भी अस्पताल हो, चाहे कोई क्लिनिक हो, वही व्यक्ति खोल सकता है जो यमन देश का नागरिक हो। यमन देश का नागरिक तो सिर्फ हन्नान था, निमिषा नहीं थी। इसलिए निमिषा को वो कानून इजाजत नहीं देता। इस सूरत में हन्नान ने निमिषा को एक आइडिया दिया कि यदि तुम किसी यमन के नागरिक से पेपर पर विवाह कर लो या शादी कर लो या किसी के साथ अपने आप को पत्नी दिखा दो, तो यह काम आपके लिए इजीली हो जाएगा। हालांकि यह था गलत, लेकिन क्लिनिक खोलना था। क्लिनिक खोलने के लिए उन्होंने अपने हस्बैंड टोनी थॉमस से बात करी। टोनी थॉमस का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, तलत मेहंदी। तलत मेहंदी को उसने अपनी बात बताई कि मेरी पत्नी निमिषा वहां पे क्लिनिक खोलना चाहती है और यमन का यह कानून उसके आगे अड़चन आ रहा है। इस हाल में जब
पूरी बात समझाई तलत मेहंदी को। तलत मेहंदी तैयार हो गया, लेकिन तलत मेहंदी ने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं निमिषा को अपनी पत्नी पेपर पर दिखाऊंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है, क्लिनिक में जो भी इनकम होगी, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो पैसा आएगा, उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा मुझे भी आना चाहिए या मिलना चाहिए। निमिषा भी राजी हो गई, तलत मेहंदी भी राजी हो गया और हन्नान और निमिषा मिलकर के क्लिनिक भी खोल लिए। अब क्लिनिक धीरे धीरे अच्छा चल पड़ा, समय के साथ साथ अच्छी खासी इनकम भी होने लगी। जब तलत मेहंदी को ये बात पता चली कि बहुत ज्यादा क्लिनिक से इनकम हो रही है, तब उसके मन में लालच आ गया और लालच आने के कारण निमिषा को टॉर्चर करने लगा। एज ए हस्बैंड होने का दावा करने लगा और हस्बैंड की तरह निमिषा को भी ट्रीट करने लगा, यहां तक कि निमिषा के साथ बदतमीजी भी करने लगा। निमिषा को तलत मेहंदी का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। उसने अपने हस्बैंड से शिकायत करी कि तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे समझा दो। टोनी थॉमस ने भी कहा ठीक है, मैं उसे समझाता हूं, देखता हूं, लेकिन आए दिन उसकी हरकत तलत मेहंदी की बढ़ती जा रही थी और निमिषा से आए दिन बुरा बर्ताव, शोषण करता रहा और समाज में सबके सामने निमिषा को अपनी पत्नी बताता था। तो तलत मेहंदी का यह व्यवहार निमिषा को पसंद नहीं था और धीरे धीरे बात आगे बढ़ गई। एक दिन किसी बात को लेकर के निमिषा और तलत मेहंदी के बीच बहस हुई और निमिषा ने नजदीक के थाने में तलत मेहंदी की शिकायत करी। अब वहां का जो कानून था, यदि महिला के ऊपर कोई अत्याचार होता है, कोई शोषण होता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। वहां की जो लोकल पुलिस थी, उनके द्वारा तलत मेहंदी को गिरफ्तार किया जाता है और तलत मेहंदी को जेल में डाल दिया जाता है। तलत मेहंदी कुछ महीने तक जेल में रहता है। जेल से निकलने के बाद तलत मेहंदी बदले की भावना से वापस आता है। इस बीच निमिषा अपने देश, अपने घर वापस आना चाहती है, लेकिन उसके सामने एक मजबूरी थी। तलत मेहंदी ने उसका जो पासपोर्ट था वो जब्त कर लिया था। तो इस सूरत में विदाउट पासपोर्ट वह भारत नहीं लौट सकती थी। 2016 धीरे धीरे आ गया। 2016 में वहां पर एक सिविल वार शुरू हो गया। सिविल वार यानी गृह युद्ध, और गृह युद्ध में चारों तरफ अफरा तफरी, मारा काटी मची थी। तो यमन सरकार ने भी विदेश जाने के लिए सभी ट्रैवल एजेंसी, सभी फ्लाइटें रद्द कर दी और सभी चीजों पे बैन लगा दिया कि कोई भी नागरिक बाहर विदेश नहीं जा सकता। यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी ट्रैवल एजेंसी पे बैन लगा दिया। यमन जाने के लिए अपने नागरिकों को रोक लगा दी और यह कह दिया कि यमन में गृह युद्ध चल रहा है, तो वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, वहां सेफ नहीं है। इसलिए भारत ने भी रोक लगा दी और यमन देश ने सभी विमानें रद्द कर दी। तो 2016 में धीरे धीरे समय बीता। इस बीच निमिषा और हन्नान का क्लिनिक भी डामाडोल, यानी कि बहुत ज्यादा इनकम नहीं बची थी, बहुत ज्यादा इनकम नहीं हो रही थी गृह युद्ध के चलते। निमिषा किसी भी हाल में वह अपने देश लौटना चाहती थी। वह फिर से तलत मेहंदी के पास गई और तलत मेहंदी से रिक्वेस्ट करी कि मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूँ, आप ये क्लिनिक रख लीजिए, आपको जो पैसा चाहिए आप ले लीजिए, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा आप पासपोर्ट दे दीजिए। लेकिन तलत मेहंदी को बदले की भावना थी और उसने निमिषा को उसका पासपोर्ट नहीं दिया। निमिषा बहुत परेशान रहने लगी। विदाउट पासपोर्ट वह अपने देश वापस नहीं आ सकती थी। एक दिन तलत मेहंदी की तबीयत खराब हुई, वह घर में लेटा हुआ था। तभी हन्नान और निमिषा ने एक प्लान बनाया पासपोर्ट चोरी करने का, वो भी तलत मेहंदी के घर से। अब चोरी कैसे करेंगे, ये तो गुनाह है। लेकिन हन्नान ने एक आइडिया दिया कि तलत मेहंदी की तबीयत खराब है, इस केस में उसे इंजेक्शन की जरूरत होगी, दवा की जरूरत होगी, और तुम एक अच्छी नर्स हो, तो हम और तुम दोनों मिलकर तलत मेहंदी के घर जाएंगे और तलत मेहंदी का हाल चाल लेंगे। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग तलत मेहंदी के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका हाल चाल ले रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम तलत मेहंदी के घर चलें और उसकी हाल चाल लें, और इसी बहाने तुम एक अच्छे नर्स होने के नाते उसे इंजेक्शन दे देना। इंजेक्शन बेहोशी का देना है
तो वह बेहोश हो जाएगा और हम दोनों लोग अपना पासपोर्ट ढूंढ करके वहां से घर से चले आएंगे। तलत मेहंदी के घर हन्नान और निमिषा दोनों घर जाते हैं। जैसा कि तय हुआ था, निमिषा ने तलत मेहंदी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। तलत मेहंदी बेहोश हो गया। निमिषा ने अपना पासपोर्ट ढूंढा। पासपोर्ट ढूंढने के बाद पासपोर्ट उसे मिला और पासपोर्ट लेकर के हन्नान और निमिषा भाग गए। लेकिन दोस्त, तलत मेहंदी बेहोश तो हो गया, लेकिन उसके बाद कभी उठा नहीं, क्योंकि निमिषा के द्वारा जो इंजेक्शन दिया गया था वह ओवरडोज हो गया, जिससे तलत मेहंदी की मौत हो गई। तलत मेहंदी की मौत के 4 दिन बाद जब जांच शुरू हुई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तब पता चला निमिषा और हन्नान उनके घर आए थे। उसी दिन उन्हें इंजेक्शन दिया गया और उसी दिन ही तलत मेहंदी की मौत हुई। शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई। हन्नान और निमिषा जो कि क्रिमिनल थे नहीं, उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी, किस तरीके से तलत मेहंदी ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था, किस तरीके से वो शोषण करता था, किस तरीके से एज ए हस्बैंड होने का दावा करता था और उसे ट्रीट करता था, शोषण करता था, किस तरीके से उनका पैसा ऐंठना चाहता था। सारी सच्चाई बता दी। जांच शुरू हुई। जांच होते होते मामला लोअर कोर्ट पहुंचा। लोअर कोर्ट ने निमिषा को सजाए मौत की सजा दी। 2023 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखते हुए निमिषा को सजाए मौत दी और हन्नान, जो कि वहां का यमन का नागरिक था, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अब निमिषा ने एक मर्सी पिटीशन वहां के प्रेसिडेंट रशद अल अमीनी के नाम लिखा, उनसे गुहार लगाई, उनसे रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि किस तरीके से तलत मेहंदी ने उनका शोषण किया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया, वह अपने देश वापस जाना चाहती थी। उन्होंने जो इंजेक्शन दिया वो बेहोशी का इंजेक्शन था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इससे तलत मेहंदी की मौत हो जाएगी। जो कुछ हुआ वह एक हादसा था, न कि सोची समझी जानबूझकर कोई साजिश। लेकिन वहां के राष्ट्रपति के द्वारा भी मर्सी पिटीशन को अस्वीकार कर दिया गया। जब यमन में निमिषा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजाए मौत की सजा दी जाती है, तभी इधर केरल में माँ बाप निमिषा के बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो जगह जगह फरियाद करने लगते हैं। केरल की एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निमिषा के लिए एक मूवमेंट चलाया जाता है, सेव निमिषा सेव प्रिया। ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाता है कि भारत सरकार इसमें कोई कार्रवाई करे। निमिषा को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार से पूछते हैं कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जवाब दिया जाता है कि ट्रैवल एजेंसीज पे यमन जाने के लिए रोक लगाई गई है। तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कम से कम एक व्यक्ति को, फैमिली के एक व्यक्ति को यमन भेजने के लिए कहा जाता है। तब भारत सरकार इसके लिए राजी हो जाती है और निमिषा की मां, उनको यमन भेजा जाता है निमिषा के पास। वह यमन देश जाती हैं और यमन देश में वो तलत मेहंदी के परिवार से मिलती हैं और तलत मेहंदी की वाइफ से भी मिलती हैं। उनसे फरियाद करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, प्रार्थना करती हैं, बहुत सारी याचनाएं करती हैं कि उनकी बेटी को माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन तलत मेहंदी की वाइफ माफी देने से इनकार कर देती है। वह परेशान होकर, निराश होकर भारत वापस लौट आती हैं। इसी साल की शुरुआत में एक दिन पहले वहां के राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने पहले बताया, रशद अल अमीनी ने निमिषा की मर्सी पिटीशन को ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया। अब इस सूरत में, यानी कि विद इन 30 डेज की बात करें तो ये जनवरी चल रहा है और जनवरी के अंत तक, यानी कि 30-31 जनवरी तक निमिषा को सजाए मौत दी जाएगी। सजाए मौत का तरीका मैंने बताया कि विक्टिम को उल्टा लिटाया जाएगा और उसकी पीठ पे उधर गोली मारी जाएगी जिधर उसका दिल होता है। तो साल की शुरुआत में ही, पहले ही महीने में ऐसी मनहूस खबर किसी भी परिवार को अंदर से तोड़ कर रख देगी।
परिवार के पास एक उम्मीद थी कि वहां के राष्ट्रपति के द्वारा शायद ही उनकी फरियाद सुनी जाए, लेकिन वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। लेकिन परिवार के पास अभी भी एक उम्मीद है कि शायद भारत सरकार उनकी बेटी को, निमिषा को बचा सके। वह भारत सरकार से लगातार गुजारिश कर रहे हैं, लगातार फरियाद कर रहे हैं कि भारत सरकार वहां के राष्ट्रपति से, वहां की सरकार से बात करे। हालांकि भारत सरकार ने वहां के राष्ट्रपति रशद अल अमीनी से बात भी करी थी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद वहां के राष्ट्रपति ने निमिषा प्रिया की मर्सी पिटीशन को अस्वीकार कर दिया। अभी भी भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय के जो एक्सटर्नल स्पोक पर्सन हैं, उनके द्वारा भी बाकायदा मीडिया के सामने आकर ये कहा गया कि हम हर संभावित कोशिश कर रहे हैं निमिषा को बचाने के लिए। हम भारत यमन सरकार से बात कर रहे हैं और निमिषा को अभी भी बचाया जा सकता है। दोस्त, वहां की लोअर कोर्ट ने सजाए मौत की सजा दी है, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत दी है, अब वहां के राष्ट्रपति ने भी मोहर लगा दी है। तो ये तीन विकल्प जो थे, ये तीनों विकल्प तो खत्म हो गए। अब आखिर रास्ता बचा है तो क्या? निमिषा प्रिया को सजाए मौत से सिर्फ और सिर्फ एक शख्स बचा सकता है, वो भी एक महिला है, और वो कोई और नहीं, तलत मेहंदी की वाइफ। तलत मेहंदी की वाइफ खुद निमिषा को बचा सकती है। वो दो रास्ते हैं, दो सूरत में। पहला, तलत मेहंदी की वाइफ ये कहे कि मैंने निमिषा को माफ किया, मैंने माफी दे दी। इस केस में निमिषा बच सकती है। दूसरा रास्ता यह है, तलत मेहंदी की वाइफ ये कहे मैं निमिषा को माफ तो कर दूंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ पैसे देने होंगे, या पैसे चाहिए, या पैसे की डिमांड करे। इस पैसे की डिमांड करने को शरीयत कानून के हिसाब से ब्लड मनी कहा जाता है। दोस्त, यह प्रचलन है, अभी सऊदी अरब हो, टर्की हो, या अलग अलग यूएई देशों में भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, इसमें एक प्रचलन है कि पैसे लेकर के किसी को माफ कर दिया जाता है। तो उनका जो कानून है, उस कानून के तहत उसे ब्लड मनी कहते हैं। तो ब्लड मनी में हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि तलत मेहंदी की पत्नी ने 1.5 करोड़ रुपए ब्लड मनी के रूप में डिमांड करी है। यदि भारत सरकार के द्वारा ये डिमांड पूरी की जाती है, तब तलत मेहंदी की वाइफ निमिषा प्रिया को माफ कर सकती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन केरल में मूवमेंट चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन सेव निमिषा सेव प्रिया, जो ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट चला रही है, उसने भी कहा है कि यदि तलत मेहंदी की वाइफ ब्लड मनी की डिमांड करती हैं, तो चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह उसे जरूर देंगे। यदि अगर ऐसा है तो निमिषा प्रिया को बचाया जा सकता है, और हम भारत सरकार से भी गुजारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भारत सरकार इसमें आर्थिक सहायता प्रदान करे। ब्लड मनी जो 1.5 करोड़ मनी है, या एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है दे पाना, लेकिन उन सभी एनजीओज जो ये मूवमेंट चला रहे हैं, ये सब अगर उस फैमिली के साथ खड़े हैं, तो भारत सरकार को भी इस आर्थिक मदद में सहायता करनी चाहिए, ब्लड मनी देने में एक आर्थिक मदद करनी चाहिए, ताकि निमिषा को बचाया जा सके, वह भी अपने देश लौट सके, वह भी अपने माँ बाप से, अपने पति से और अपने बच्चों से मिल सके। और दोस्त, यदि बात ब्लड मनी की किसी खास रकम पर फिक्स हो जाती है, तय हो जाती है, तो इस सूरत में ये जो रकम है यमन की एक अदालत में जमा की जाएगी, और उसी अदालत में तलत मेहंदी की वाइफ को बुलाया जाएगा। तलत मेहंदी की वाइफ अदालत में बयान देगी कि मैंने निमिषा प्रिया को सीधे तौर पर माफी दे दी है, उसके बदले में ब्लड मनी ली है।
तो इस केस में क्या होगा कि ये जो बात तलत मेहंदी की वाइफ के द्वारा कही जाएगी वो रिकॉर्ड में आएगी और वही अदालत निमिषा प्रिया को मुक्त कर देगी। निमिषा प्रिया भी अपने देश लौट सकती हैं, अपने पति से मिल सकती हैं, अपने माँ बाप से मिल सकती हैं और अपने बच्चों से मिल सकती हैं। कोशिश जारी है दोस्तों तलत मेहंदी की वाइफ को मनाने की और यह बताने की कि यह कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, यह सिर्फ एक हादसा था अपने देश लौटने का। उन्होंने ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया उनको सिर्फ बेहोश करने के लिए, लेकिन ड्रग्स का जो ओवरडोज था उसके कारण उनकी मौत हो गई। ये कोई सोची समझी प्लानिंग नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था अपने देश जाने का, अपना पासपोर्ट पाने का। तो दोस्त कोशिश जारी है। हम सभी उम्मीद करते हैं और हम सभी दुआ करते हैं कि निमिषा प्रिया अपने देश, अपने मुल्क अब वापस आए, अपने बच्चों के पास, अपने पति के पास, अपने माँ बाप के पास। और भारत सरकार भी इस ब्लड मनी में कंट्रीब्यूट करना चाहेगी यदि बात फिक्स हो गई तो। बाकायदा कोशिश भारत सरकार के द्वारा भी जारी है, विदेश मंत्रालय के द्वारा जो एक्सटर्नल स्पोक पर्सन है उन्होंने बाकायदा मीडिया के सामने ये बात कही है कि हम कोशिश कर रहे हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं निमिषा को बचाने के लिए। तो दोस्त आज की इस कहानी में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब मैं ऐसी कहानी लाता रहूंगा।